हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सन फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं परमाणु संरचना और स्पेक्ट्रम, जो चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स का है, उसमें 35 क्वेश्चन आज वीवीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है, परमाणु की संरचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयोग में अल्फा कणों से संबंधित घटना का उपयोग किया गया था। प्रकीर्णन, कौन सा? प्रकीर्णन। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन संबंधित घटना था। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में किस अस्तित्व सिद्ध करता है? धनाविष्ट नाभिक का। किसका? नाभिक का। तीसरा, पतली पत्ती द्वारा अल्फा कणों के प्रकीर्णन में रदरफोर्ड के प्रयोग में नाभिक न्यूक्लियस के निकटतम जो अल्फा कण आते हैं वे बहुत अधिक विक्षेपित हो जाते हैं। 3 का सी ऑप्शन हो जाएगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का लगभग कुल द्रव्यमान और कुल धन आवेश परमाणु के जिस केंद्रीय भाग में केंद्रित रहता है उसकी त्रिज्या की कोटि 10⁻⁻15 मीटर होता है, जिसको नाभिक बोलते हैं। 4 का सी ऑप्शन। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 5 का डी। MVR होता है कोणीय संवेग, NH/2π। n होता है कक्षा की संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। तो न्यूनतम कोणीय संवेग के लिए n का मान 1 होना चाहिए, तो कोणीय संवेग हो जाएगा h/2π के बराबर। 5 का आंसर डी हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु में क्रमागत ऊर्जा स्तरों का स्तर का अंतर घटता जाता है। जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा ऊर्जा का स्तर घटते जाएगा। ठीक है। 7वां, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल का अनुपात होता है 1/137। इसका देख लेते हैं सॉल्यूशन। 7 का बी। हाइड्रोजन के लिए परमाणु त्रिज्या का जो फार्मूला होता है ε0 n² h/π तथा MVR बराबर होता है NH/2π। तो MVR इन दोनों समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर R का मान रख देंगे, तो यहाँ से V बराबर हो जाता है E²/2ε0 NH। अब प्रथम कक्षा के लिए n बराबर 1 हो जाएगा, तो यहाँ से V1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर E² E का मान सबका मान रखने पर V1 का मान 2.19 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड, और V1/c मतलब प्रथम कक्षा की चाल में और बटे प्रकाश की चाल करेंगे तो 1/137 आता है। 8वां, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में आता है? बामर श्रेणी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पड़ती है? लाइमन श्रेणी। 9 का ए। एक हाइड्रोजन परमाणु पर 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन पुंज आपतित होता है, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए किस कक्षा तक इसके इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होगा? तो चलिए इसका सॉल्यूशन। 10 का, चूँकि हम जानते हैं कि En बराबर -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो इलेक्ट्रॉन की मूल अवस्था में n बराबर 1 रखने पर ऊर्जा आता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आपतित होता है तो इस पर प्रथम कक्षा पर तो कुल ऊर्जा हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर -1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और En बराबर जानते हैं कि -1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के संगत कक्षा En में ये मान रख देंगे -1.54 बराबर -13.6/n²। तो यहाँ से n का मान आता है लगभग 3, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। 10 का बी ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। Z परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होता है Z² के समानुपाती होता है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। En बराबर -13.6 Z²/n²।
Z है परमाणु संख्या, N है कक्षा की संख्या। 12 नंबर, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसकी दूसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होता है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। देख ले 12 का ए माइनस En बराबर होता है -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ से -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। 12 का ए ऑप्शन। 13, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग h/2 पाई, लेमडा के जगह पाई होगा, यहाँ पर लेमडा डाला गया है लेकिन यहाँ पर पाई होगा, h/2 पाई जूल सेकेंड होगा, बी ऑप्शन। 14 नंबर, यदि बोर की प्रथम कक्षा की त्रिज्या r है तो द्वितीय कक्षा की त्रिज्या होगी। देख लेते हैं सॉल्यूशन। 14 का बी ऑप्शन। चूँकि हम जानते हैं कि r बराबर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर बटे पाई m इंटू ई स्क्वायर, तो r समानुपाती हो गया n स्क्वायर के। यदि n बराबर 1 तो त्रिज्या r, यदि n बराबर 2 तो त्रिज्या r डैश, तो r बटे r डैश बराबर 1 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर, तो r डैश का मान 4r हो जाएगा, बी ऑप्शन। 14 का बी ऑप्शन हो जाएगा। 15, सामान्यतः दृश्य स्पेक्ट्रम की सीमाएं हैं 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम। बोर के क्वांटम दशा के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिसमें इनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणांक होता है, मतलब सी ऑप्शन। 17, दिया है सोने का द्रव्यमान संख्या 197, सोने का घनत्व है 19.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, अवोगाद्रो संख्या 6 × 10⁻23, तो स्वर्ण परमाणु की त्रिज्या लगभग है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन दें। 17 का द्रव्यमान हो गया 197 ग्राम प्रति मोल, 1 मोल का द्रव्यमान होता है 197 ग्राम, घनत्व है 19.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, Na का मान है 6 × 10⁻23। तो आयतन पहले निकाल लेंगे द्रव्यमान बटे घनत्व से, तो आयतन इसका हो गया 10 सेंटीमीटर क्यूब प्रति मोल, और 1 मोल का आयतन होता है 10 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 6 × 10⁻23 परमाणु का आयतन हो जाएगा 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 परमाणु का हो जाएगा 10/6 × 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। तो भी का मान यहाँ ऊपर हो गया 1/6 × 10⁻22 सेंटीमीटर क्यूब, और आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब, और जिसको बराबर कर देंगे 1/6 × 10⁻22 से, और यहाँ से r का मान आ जाता है 1.5 × 10⁻10 मीटर। 17 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 18 नंबर, जब एक हाइड्रोजन परमाणु को मूल अवस्था में 5वें स्तर तक उठाया जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है और काइनेटिक एनर्जी घटती है। देख लेते हैं सॉल्यूशन। काइनेटिक एनर्जी 18 नंबर का सी। काइनेटिक एनर्जी होता है me⁴ डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है n के, तो n का मान बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, और पोटेंशियल एनर्जी भी n स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है लेकिन निगेटिव में, तो n का मान बढ़ेगा तो निगेटिव में उतना ही मान छोटा होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी उतना ही अधिक होगा। तो इसका आंसर सी। 18 का सी ऑप्शन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बहुल श्रेणियों में से पूर्णतः पराबैंगनी भाग में पड़ने वाली श्रेणी है लाइमन श्रेणी। निम्न स्रोतों में से कौन सा अलग अलग उत्सर्जन स्पेक्ट्रम देता है? मरकरी वाष्प लैंप। 20 का सी। पट्टी स्पेक्ट्रम निम्न अवस्था में विकिरण के उत्सर्जन से के कारण होता है गैसीय अवस्था। एक मोमबत्ती की लो, एक विद्युत बल्ब, एक मिट्टी के तेल का लैंप तीनों उत्पन्न करते हैं सतत स्पेक्ट्रम। बी ऑप्शन। हाइड्रोजन के लिए रिडबर्ग नियतांक R है। यहाँ पर R
बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर छूट गया है। डी ऑप्शन में स्क्वायर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर me⁴ डिवाइडेड बाई CH3। इसका देख लेते हैं। तो इसका डी RH बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर me⁴ डिवाइडेड बाई CH3 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के भी बोलते हैं। तो 2k स्क्वायर पाई स्क्वायर me⁴ डिवाइडेड बाई CH3 रिडबर्ग नियतांक। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें स्क्वायर छुटा, स्क्वायर चढ़ जाएगा। CO2 गैस का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है, एक पट्टी स्पेक्ट्रम होगा क्योंकि CO2 अणु है और अणु से पट्टी स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। एक विद्युत लैंप या बल्ब से प्राप्त स्पेक्ट्रम सतत स्पेक्ट्रम होता है। सोडियम वाष्प लैंप से प्राप्त स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है। 26 का बी सतत उत्सर्जन वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम उत्पन्न होता है विद्युत लैंप से। सौर मंडल की फ्राउनहोफर रेखाएं एक उदाहरण है रेखीय अवशोषण स्पेक्ट्रम का। हाइड्रोजन परमाणु की Nb कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होता है 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर me⁴ डिवाइडेड बाई n² h²। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर, एक विद्युत चुंबकीय ऊर्जा 13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तब विकिरण किस क्षेत्र में होगा? पराबैंगनी, क्योंकि चुंबकीय ऊर्जा जो है 13.2 मतलब प्रथम कक्षा में होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो क्षेत्र होगा 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 में कौन सा क्षेत्र आता है? पराबैंगनी, लाइमन श्रेणी में पराबैंगनी। लेसर क्रिया के सिद्धांत में निहित है, तीनों उपयुक्त सभी हो जाएगा। 31 का डी ऑप्शन, 31 का डी ऑप्शन होगा। उद्दीप्त उत्सर्जन क्या होता है? स्टिमुलेट इमिशन वह प्रक्रिया है जिसमें एक फोटोन एक उत्तेजित परमाणु से टकराता है और उसे एक ही चरण और दिशा में एक और फोटोन उत्सर्जित करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा, जनसंख्या व्युत्क्रमण पॉपुलेशन इन्वर्जन, यह एक ऐसी स्थिति है जहां उत्तेजित ऊर्जा स्तर में परमाणु की संख्या निम्न ऊर्जा स्तर में परमाणु की संख्या से अधिक होती है। यह उद्दीप्त उत्सर्जन की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए आवश्यक शर्त है। तीसरा है प्रवर्धन, उद्दीप्त उत्सर्जन से उत्पन्न फोटोनों को बार बार परावर्तित करके उनकी संख्या में वृद्धि की जाती है जिससे प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है। पट्टी स्पेक्ट्रम है आणविक स्पेक्ट्रम। रेखीय स्पेक्ट्रम जो होता है वो परमाणविक स्पेक्ट्रम होता है। पट्टी स्पेक्ट्रम जो होता है वो आणविक स्पेक्ट्रम होता है। और सतत स्पेक्ट्रम जो होता है ठोस, द्रव और गैस, वो सतत स्पेक्ट्रम होता है। लाइमन एवं बामर श्रेणियों के न्यूनतम तरंगदैर्ध्यों का अनुपात होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लाइमन श्रेणी के लिए n1 बराबर 1, n2 बराबर इन्फिनिटी, तो 1/λ लाइमन के लिए RH इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, तो 1/λ लाइमन बराबर RH। बामर श्रेणी के लिए 1/λ बामर बराबर RH इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, तो 1/λ बामर बराबर RH/4। तो दोनों को करने के बाद 2/1 करने पर लैम्डा लाइमन बटे लैम्डा बामर बराबर RH/4 RH कैंसिल, तो 0.25 हो गया। प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या R है तो द्वितीय बोर कक्षा की त्रिज्या 4R हो जाएगा। देख लेते R बराबर n² R समानुपाती होता है n² के, तो R1/R2 बराबर n1/n2 का होल स्क्वायर, तो R1/R2 बराबर 1 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर, तो R2 बराबर 4R। जैसे जैसे क्वांटम संख्या बढ़ती है तो दो क्रमिक ऊर्जा स्तरों के बीच का अंतर घटता है। अंतर क्या होता है? घटता है। इसका देख लेते हैं सॉल्यूशन।
प्रथम कक्षा के लिए E1 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 के लिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 के लिए -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E4 होता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका जब अंतर करते हैं, अंतर करने पर जो है E5 के लिए -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अंतर जो है पहले में E1 - E2 का 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 - E3 में 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 और E4 का 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E4 और E5 का 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्रमानुसार घटता ही जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो इसका आंसर। जैसे जैसे क्वांटम संख्या बढ़ती है, दो क्रमिक ऊर्जा स्तरों के बीच का अंतर घटता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।